गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन। तो आज का जो सेशन होगा उसके अंतर्गत जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए कि हो सकता है आज का ये जो सेशन हो लास्ट सेशन हो इस चैप्टर का। तो हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं सबसे पहले उसको देख लें। पहले देखेंगे सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। तो इसमें हम देखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य में कैसे चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए जो नियम है सेकंड हेडिंग कोलराउस का नियम, इसके माध्यम से कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद जो एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक, जिसपे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद की ये टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फाइनली वैद्युत अपघटनी सेल, जो कि ये जो है सिलेबस से कटा है, लेकिन इसका ओवरव्यू केवल करेंगे क्योंकि जब ये कर पाएंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम क्या है, जो उनके प्रथम नियम है और जो उनके सेकंड नियम है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक हेडिंग को कवर अप करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन, जिस पर थोड़ा सा डिस्कस इसके पहले हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्या होगा? सांद्रता के साथ चालकता, सांद्रता के साथ चालकता, चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन, ये अपना हेडिंग होगा। मोलर चालकता में परिवर्तन। अब ध्यान देंगे, पहले हेडिंग को कवर करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, और इसमें ध्यान से देखते हैं कि होता क्या है कि मोलर चालकता क्या होता है। मोलर चालकता, मोलर चालकता का मतलब क्या है आपको पहले ही बताया जा चुका है। मोलर चालकता का मतलब होता है किसी विलयन में विद्युत चालकता कितनी सुगमता से होती है। ये सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात विलयन जितना सांद्र होगा, यानी जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें आयनाइजेशन की संख्या कम होगी। अगर आयनाइजेशन की संख्या कम होगी तो मोलर चालकता ज्यादा होगी। आयनाइजेशन कम, संतुलन बाई सांद्रता है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखें और ये क्या होता है। अगर सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो एक बात होता है कि तनुता के अनुक्रमानुपाती होगा। विलयन जितना तन होगा उसमें आयनाइजेशन होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अगर आयनाइजेशन होने की संभावना जितनी ज्यादा होगी उस विलयन की मोलर चालकता उतनी ज्यादा होगी। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब दो वैद्युत अपघट्यों के माध्यम से देखेंगे क्या परिवर्तन होता है। पहला हम देख लेते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। पहला हम देखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। प्रबल वैद्युत अपघट्य के सेंस में क्या होगा, ध्यान देंगे। प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब होता क्या है कि इसमें आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब अल्फा का मान लगभग जो है 1 के बराबर होता है। जब पहले से ही जितना आयनाइजेशन इसका होना है हो चुका होगा, तो एक चीज निकल के सामने आती है कि अगर इसको और तनु किया जाए, यानी तनुता में वृद्धि की जाए अगर, तो क्या होगा, जो मोलर चालकता होगा वो जो है उसमें क्या होगा, अपडेट लैम्डा एम, यानी मोलर चालकता में बहुत कम वृद्धि होगी। बहुत कम वृद्धि होगी क्योंकि पहले से ही मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, तो ज्यादा आयनाइजेशन में वृद्धि नहीं होगी, तो अपडेट लैम्डा एम का मान यानी मोलर चालकता में बहुत कम वृद्धि होगी। आगे देखें कि अगर जो ये लिया गया है अपडेट लैम्डा, ये किस पे कर दिया जाए, अनंत पर कर दिया जाए। अगर इसको जो है अनंत पर रखा जाए तो इसको बोला जाएगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या बोला जाएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तनुता को बढ़ाते हुए कितना कर दिया जाए, अनंत तक कर दिया जाए तनुता को।
दूसरा कंडीशन क्या होता है, तनुता को 0 पर कर दिया जाए। अपडेट लैम्डा 0 यम, इसको बोलेंगे शून्य तनुता पर मोलर चालकता, शून्य तनुता पर मोलर चालकता, ये हो जाएगा। अगर कोई जो है बेसिक पॉइंट दे दिया जाए कि इस पॉइंट पर मतलब इतनी सांद्रता होगी, तो हम क्या करेंगे, सी मतलब कोई पॉइंट दिया जाए कि इस पर सांद्रता, तो इसको बोला जाएगा कि सी सांद्रता पर मोलर चालकता, सी सांद्रता पर, सी सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए एक रूल अप्लाई करेंगे, जिसे किसने दिया था, देखिएगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए एक समीकरण दिया गया था। अब इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे, इन तीनों को नाम देते हैं सीमांत मोलर चालकता। सॉरी, इन दोनों को क्या नाम देते हैं, सीमांत, क्योंकि एक अनंत पे है एक 0 पे है, सीमांत मोलर चालकता। अब एक समीकरण जो इसके परिप्रेक्ष्य में दिया गया है उस समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण किसने दिया था, डिबार्ट, सॉरी डिबार्ट डिबार्ट हकेल समीकरण, डिबार्ट हकेल समीकरण। यह समीकरण काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए मोलर चालकता निकालने के लिए दिया गया था। तो इस समीकरण को हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या समीकरण दिया था, इन्होंने समीकरण दिया था कि अपडेट लैम्डा सी यम बराबर अपडेट लैम्डा इनफाइनाइट यम माइनस बी रूट सी, ये इन्होंने एक इक्वेशन दिया था। तो इस इक्वेशन के माध्यम से प्रबल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। जहां पर क्या हो जाता है, देखिएगा, जहां पर b क्या है, एक नियतांक है, b एक नियतांक है, b क्या है, b एक नियतांक है जो विलायक की किस पे डिपेंड करते हैं, विलायक की प्रकृति और ताप पर, विलायक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती हैं, किस पर निर्भर करती हैं, ताप पर निर्भर करती है। ये बी का मान हो गया। अगर ये ऊपर वाले समीकरण को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, ऊपर वाले समीकरण को जो है हम इसको ध्यान से देखें, तो कहीं ना कहीं हमें जो है एक समीकरण का प्रारूप देखने को मिलता है। और वो कौन सा समीकरण है, वो है y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी ना होके थोड़ा सा अगर इसके प्रारूप को हम देखें, y बराबर सी प्लस एम एक्स देखने को मिलता है। तो जो कि एक ढाल का समीकरण है, जो किसका समीकरण है, एक ढाल का समीकरण है, इसी का प्रारूप ये देखने को मिलता है। तो अगर इसको हम इससे जो है कर दें, y बराबर एम एक्स प्लस सी, यही तो ढाल का समीकरण है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ढाल का समीकरण यही है। तो अगर एक ग्राफ हम बनाएं, एक ग्राफ हम अगर बनाएं इसके बेस पे, तो आप देखें ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा हो जाए और इस तरीके से ग्राफ हो जाए, तो ये एक ढाल प्रदर्शित करता है। कुछ पॉइंट को ऐसे लेते हुए एक ढाल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस पे, रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस पे अपडेट लैम्डा सी m का मान जो है देगा, और ये इसको 0 मान के चलते हैं। और ये कंसंट्रेशन सी यक्स पे क्या रिप्रेजेंट होगा, देखें यक्स यहाँ पर क्या, ये सी आ रहा है, तो जो है रूट सी का मान जो है यक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, और जिस पॉइंट पर काटेगा, जिस पॉइंट पर काटेगा वो हो जाएगा, वही तो होगा इसका मान।
अब इसको अगर आगे हम बढ़ाएं, इसको बोलते हैं बहिर्वेशन करना, तो आराम से हमको जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगा। जिस पॉइंट पर ये काटेगा ये इसकी वैल्यू दे देगा। तो इस प्रकार जो है सरल रेखा के समीकरण से जब बहिर्वेशन विधि से ग्राफ को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ जो है वैल्यू मिल जाती है, और यही वैल्यू होती है। मतलब कि डिबार्ट हाकेल समीकरण यूज करने के बाद प्रबल वैद्युत अपघट्य के वैल्यू का मापन किया जा सकता है। लेकिन क्या हो, अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए देख लें। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यही सेम चीज निकालने के लिए हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य का जब यूज करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, तब क्या प्रभाव पड़ता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए। अब देखें कि जब भी सांद्रता, अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो अल्फा का मान 1 से काफी कम होगा, मतलब आयनाइजेशन काफी कम होगा। क्यों? क्योंकि जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अब अगर इसमें सांद्रता की वृद्धि की जाती है, सांद्रता जो है इसकी बढ़ाई जाती है, तो जस्ट रिवर्स प्रभाव होगा। अपडेट लैम्डा यम क्या होता है, इसमें शीघ्रता से कमी आती है। शीघ्रता से क्या हो जाएगी, कमी आएगी। और क्या किया जाए, दूसरा जो है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बहिर्वेशन द्वारा, मतलब कि ग्राफ को आगे बढ़ाने के एक्सप्लोर किया गया जो ग्राफ है, बहिर्वेशन द्वारा इसको जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो बहिर्वेशन द्वारा अपडेट इनफाइनाइट लैम्डा जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अब रीजन देखिएगा। रीजन ये है कि जब भी इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनता है। अब जब ग्राफ इस तरीके से बनेगा, देखिएगा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जब बहिर्वेशन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो वो किसी भी पॉइंट पर इसको वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर काटता नहीं है। जब किसी भी पॉइंट पर ये काटेगा नहीं, यहाँ क्या था, ये सीएम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था जो है रूट सी को। जैसे जैसे कि CH3COOH ले लिया गया, यह एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। जब इस पे जो है ग्राफ खींचा जाता है, बहिर्वेशन किया जाता है, तो किसी भी पॉइंट पर काटता नहीं है, और जब किसी भी पॉइंट पर काटेगा नहीं तो फिर हम वैल्यू को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि बहिर्वेशन द्वारा इसके मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब यही समस्या थी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए तो हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो इसी समस्या को निराकरण के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोलराउस। उन्होंने जो है एक नियम दिया, उसी को बोलते हैं कोलराउस का नियम। तो जस्ट हम पढ़ने वाले हैं कोलराउस का नियम। कई बार क्वेश्चन पूछता है कोलराउस ने नियम क्यों दिया, तो आप बताइएगा कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए जो है मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात की जा सकती थी, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए नहीं। पूछेगा क्यों, तो आप बताइएगा क्योंकि बहिर्वेशन करने पर ये किसी भी पॉइंट पर वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर काटता नहीं था, तो वैल्यू नहीं दे सकता था। इसी समस्या के निराकरण के लिए कोलराउस ने नियम दिया था। कोलराउस ने नियम दिया था जिसको हम कोलराउस का नियम कहते हैं। अब देखेंगे कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम, अब इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके, सबसे पहले कोलराउस ने क्या कहा था कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उनकी जो सीमांत मोलर चालकता है, मतलब अपडेट लैम्डा इनफाइनाइट का जो मान है, उसके आयनों के जो लिए जाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, उसके आयनों के सीमांत मोलर चालकताओं के योग होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। डेफिनेशन क्या बनता है इसका, डेफिनेशन बनता है किसी भी वैद्युत अपघट्य, किसी भी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता
की सीमांत मोलर चालकता उसके आयनों के सीमांत मोलर चालकताओं सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है। देखिएगा, किसी भी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके आयनों के सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। जैसे मान लें कि एक वैद्युत अपघट्य हम लेते हैं NaCl, ये क्या कन्वर्ट होगा Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में। अब क्या होगा, अगर हमें निकालना होगा इसका, जैसे कि अपडेट लैम्डा m, ये इनफाइनाइट है, यम किसका निकालना है, NaCl का निकालना है। तो NaCl का जो अपडेट लैम्डा m होता है, ये बताया, इसको बोलते हैं स्मॉल, इसको कैपिटल और इसको स्मॉल। ये इसमें जो है Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, इनके योग के बराबर होता है। तो आप याद कर पाएंगे, किसी भी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये जो है इनका नियम था। अब देखिएगा, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। कोलरास के नियम के जो अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोग को देखते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एप्लीकेशंस। कौन कौन से अनुप्रयोग है इसको हम देखेंगे। अब सबसे पहले है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए अनंतता पर जो मोलर चालकता का परिकलन इसके माध्यम से हम कर पाते हैं। तो अनंतता पर पहला देखेंगे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का हम कर पाते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का परिकलन हम कर पाते हैं इसके माध्यम से, कोलरास के नियम के माध्यम से। और किस पे, अनंत तंगता पर हम इसका आसानी से कर पाते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि CH3COOH जो क्या है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य का काम करता है। अगर जब इसका आयनाइजेशन होता है तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसमें जो है इसका आयनाइजेशन होता है। अब किया कैसे जाता है, इसी पे बेस्ड इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य को प्रबल वैद्युत अपघट्य में जब कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ग्राफ की विधि से आसानी से किसी न किसी y एक्सिस के किसी पॉइंट पर काट देगा, और जब y एक्सिस के किसी पॉइंट पर काट देगा तो फिर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसका क्या होता है। देखें, जैसे हमको इसका ज्ञात करना है तो हम क्या रखेंगे, जैसे अपडेट इनफाइनाइट लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, किसका ज्ञात कर रहे हैं, CH3COOH का। सॉरी, तो इसको हम जो है लिख देते हैं CH3COOH, इसी का हमको ज्ञात करना है। अभी हमने आपको बताया क्या हो जाता है, इनके जो है मोलर चालकताओं के सीमांत मोलर चालकताओं के आयनों का योग हो जाता है। तो चलो, ये हो गया CH3COO माइनस हो जाएगा प्लस अपडेट लैम्डा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, यहाँ H प्लस होगा, सॉरी H प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ और मिला लेते हैं, जैसे कि मान लें हम NaCl का मिला लें। अब इसको बनाना है हमको प्रबल में पहले कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, NaCl का इसके पहले हमने देखा था, तो क्या हो जाएगा Na प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, अगर इसमें से हम क्या करें, घटा दें इसको,
फिर माइनस जो है क्या हो जाए, इसमें से हम इसको घटा दें, इसका NaCl का। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखें, जैसे कि मान लो कोई संख्या है 10, ठीक है, कोई संख्या 10 है, तो 10 है। अगर हम आपसे कहें कि अगर इसमें जो है हम 5 जोड़ दें, ठीक, अगर इसमें हम 5 और प्लस 3 ये दोनों जोड़ रहे हैं और फिर इसमें से हम 8 घटा दें, तो क्या प्रभाव होगा? 8 जोड़ रहे हैं, 8 घटा दे रहे हैं, तो 10 का 10 इस पे कोई प्रभाव तो नहीं होगा। इसको इस तरीके से हम देखते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो मोलर चालकता लिया गया है, जैसे कि Na प्लस और Cl माइनस, इसको जोड़ा गया है, फिर इसी को घटा दिया गया है, तो हमको इसी का प्राप्त हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा कि जब भी सवाल दिया रहेगा वहां पर हम उसको आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है, देखेंगे कैसे कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है, CH3COO माइनस ना, प्लस Na प्लस को हम यहाँ रख सकते हैं, Na प्लस प्लस हम क्या करें, देखिएगा, फिर हम रखते हैं H प्लस को, H प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, अपडेट लैम्डा NaCl। इस प्रकार से करने का क्या होगा, एक हमको सोडियम एसीटेट मिल जाएगा जो कि प्रबल वैद्युत अपघट्य का काम करेगा, HCl भी प्रबल वैद्युत अपघट्य का काम करेगा। इन दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में वहां पर दी रहेगी और NaCl की वैल्यू दी रहेगी, फिर जाके आप आसानी से निकाल पाते हैं। क्योंकि इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो घटाने के बाद तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसका अपडेट लैम्डा यम CH3COOH का, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका इन सभी का जो है मोलर चालकता क्या क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर आपका जो मिल जाता है, अब दो जो है मोलर चालकताओं के आयनों के समताओं का योग होगा, अपडेट लैम्डा यम क्या बन जाएगा, CH3COO Na बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अपडेट लैम्डा यम HCl बन जाएगा। अब ध्यान दें, इसके बाद माइनस अपडेट लैम्डा यम NaCl। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाएंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाएंगे। और प्रबल वैद्युत अपघट्य का हम आराम से ग्राफ की विधि से हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, अभी कुछ इस पे क्वेश्चन भी हल करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ और देख लेते हैं। एक जो दूसरा एप्लीकेशन है इसके माध्यम से, वो है वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। पहला एप्लीकेशन तो वो हो गया था, दूसरा एप्लीकेशन है वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। वियोजन स्थिरांक का परिकलन, वियोजन स्थिरांक का परिकलन दूसरा एप्लीकेशन ये है, इसके माध्यम से हम कर पाते हैं। तो देखिएगा, अल्फा वियोजन, अल्फा बराबर वियोजन, तो ये हो जाता है लैम्डा यम, मतलब कि मोलर चालकता, और लैम्डा इनफाइनाइटियम अनंत तमता पर मोलर चालकता, अगर दोनों का मान दिया गया है तो आराम से हम वियोजन की मात्रा को निकाल पाएंगे। अगर वियोजन स्थिरांक निकालना हो, वियोजन स्थिरांक को रिप्रेजेंट करते हैं, वियोजन स्थिरांक को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, और के बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। ये तो फार्मूले आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, जिस पे क्वेश्चन आएंगे और अभी भी हम हल करवाएंगे, तो इन दोनों फार्मूलों को भी आप याद रख लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, क्वेश्चन है कि NaCl, HCl एवं NaAC के लिए अपडेट लैम्डा इनफाइनाइट यम का मान दिया गया है। NaCl के लिए दिया है 126 और HCl के लिए दिया है 425.9 और
NaAC के लिए दिया है 91। अब पूछा है क्वेश्चन में HAC के लिए अपडेट लैम्डा इनफाइनाइट यम का मान निकालिए। तो बेसिकली आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमें HAC प्राप्त करना है। देखिए चूंकि HAC एक जो है क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है HAC, तो ये क्या हो जाएगा H प्लस प्लस AC माइनस, कुछ इस तरीके से होगा। अब हमें यही तीनों का यूज करके हमें HAC का निकालना है। क्योंकि अगर हमें इसको निकालना है तो हम क्या रखेंगे कि हमें प्राप्त हो जाए मान कि अपडेट लैम्डा यम इनफाइनाइट यम HAC का निकालना है, तो HAC का हम रखेंगे। अब इसी का यूज हमको करना है, इन्हीं तीनों का यूज करना है। अब ध्यान से अगर आप देखें कि HAC यहाँ से हमको H प्राप्त हो जाए और यहाँ से हमको AC प्राप्त हो जाए, ठीक है, ये दोनों प्राप्त हो जाए, तो NaCl का जो है NaCl को अगर हम घटा दें बचेगा HAC। देखें कैसे निकालते हैं इसको। हम इसको लिख सकते हैं अपडेट लैम्डा यम, पहले हम किसका लिखेंगे HCl का, क्योंकि HCl का दिया है, HCl का मान हमको दिया है, HCl हमने लिखा, और इसमें हम इसको जो है जोड़ दें NaAC का प्लस अपडेट लैम्डा यम NaAC, ये दोनों हम जोड़ दे रहे हैं। और तीसरा पॉइंट हम क्या करें, माइनस कर दें। क्या क्या चीज माइनस कर दें, अगर Cl का हम निकाल लें और Na का निकाल लें तो H और AC का हमको बच जाएगा, HAC का हमको चाहिए भी, तो माइनस अपडेट लैम्डा NaCl। अब इन तीनों सब की वैल्यू दी गई है, हमने क्या कहा, हमने Cl निकाल लिया, हमने AC निकाल लिया, माइनस किया मतलब निकाल लिया, तो बचेगा AC और HAC का हमको ज्ञात हो जाएगा। बाकी सबके वैल्यू जो दिए गए हैं उसको आसानी से रखेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। HCl का मान कितना दिया गया है 425.9, तो हम रख देंगे यहाँ पर 425.9, और NaAC का मान दिया गया है 91, तो हम रख देंगे 91.0 और माइनस कर देंगे, माइनस कितना होगा 126.4, 126.4 ये माइनस कर देंगे। जोड़ने के बाद जब आप घटाएंगे जो ओवरऑल वैल्यू प्राप्त होगा वो 390 मतलब 390.5 क्या हो जाएगा cm² मोल इनवर्स, cm² मोल इनवर्स। यस cm² होना चाहिए, ये प्राप्त हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो इस प्रकार से बड़ा इजी होता है, केवल आपको ये जानना कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसको हम घटाना है, कौन कौन से जोड़ना है। तो फाइनली जो हमको निकालना हो उस पे हम फोकस करते हैं, और जब हम उस पे फोकस करेंगे तो हमको जो चाहिए, जैसे HAC चाहिए था, यहाँ से H और यहाँ से AC, तो हमें घटाने की जरूरत पड़ेगी NaCl की, तो हम NaCl को इसलिए घटाएं, यही चीज आपको केवल माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 0.00128 मोल लीटर इनवर्स स्टिक अम्ल की चालकता यस cm², ये चालकता का मतलब किसका मान दिया है, के का मान, चालकता वाला के का मान दिया है, क्योंकि यहाँ पर मात्रक यस cm² दिया है। यदि स्टिक अम्ल के लिए अपडेट लैम्डा इनफाइनाइट यम मतलब सीमांत मोलर चालकता का मान दिया है 390.5 सेंटीमीटर² मोल इनवर्स है, तो इसके वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। इसका मतलब के का परिकलन करना है, लेकिन यहाँ पर जिस के का बात कर रहे हैं वो वियोजन स्थिरांक है, और यहाँ पर जो दिया है के का मान वो चालकता के सेंस में दिया है। तो हम जानते हैं कि फार्मूला इसके जस्ट पहले हम पढ़ चुके हैं, के बराबर क्या होता है C α² होता है अपान 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर अगर हम सब वैल्यू को रख पाए तो जो है हमारा के का मान यानी वियोजन स्थिरांक का मान निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या है कि सांद्रता तो दी गई है मोल प्रति लीटर में, तो सी का मान हम रख पाएंगे, लेकिन अल्फा का मान नहीं पता है। तो अल्फा का मान पता करने के लिए हम जानते हैं कि अल्फा वियोजन की मात्रा का सूत्र होता है अपडेट लैम्डा यम अपान अपडेट लैम्डा इनफाइनाइट यम। एक दूसरा, अगर अल्फा ज्ञात करना है तो हमें इन दोनों का मान पता होना चाहिए, लेकिन जो है दुर्भाग्य से क्या है कि हमें इन दोनों का मान भी पता नहीं है।
किसका पता है? केवल अपडेट लैम्डा इनफाइनाइट एम का मान पता है। अब इसका मान पता नहीं है, इसका मान पता नहीं है, तो सबसे पहले इसके मान को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, अपडेट लैम्डा एम बराबर के बाई सी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको के का मान पता है और सी का मान भी पता है, ये सी का मान है और ये के का मान है। तो के बाई सी रखेंगे, हमको मिल जाएगा ये, हम फार्मूले से केवल आपको बता रहे हैं। जब ये मिल जाएगा तो इस वाले को यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे और अपडेट इनफाइनाइट लैम्डा एम का मान जो कि यहाँ पर दिया ही गया है, इन दोनों को रखेंगे, तब जाकर हमको अल्फा प्राप्त होगा। और इस प्रकार से जब अल्फा प्राप्त होगा तो अल्फा का मान यहाँ और यहाँ पर रख देंगे, तो कुल मिलाकर हमको वियोजन स्थिरांक यानी के का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ से हमें अपडेट लैम्डा एम का मान निकलेगा। सेकंड आप इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे जहाँ से हमको अल्फा का मान मिलेगा एंड फाइनली जाकर हमें के का मान मिलेगा। और जो वैल्यू आएगी आंसर हम आपको बताते रहे, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा ताकि टाइम बिल्कुल जाया ना जाए और आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो सके। तो आंसर क्या है इसका जो प्राप्त होगा, 1.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स, ये जो है मान प्राप्त होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पहले इसको यूज करेंगे फिर इसको यूज करेंगे एंड फाइनली इसका यूज करेंगे। आइए इस पे एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, 0.025, क्वेश्चन क्या है 0.025, क्वेश्चन है 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 SCM² मोल इनवर्स है। इसकी वियोजन मात्रा, वियोजन मात्रा मतलब अल्फा का मान ज्ञात करना है और वियोजन स्थिरांक मतलब के का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें चालकता शब्द ही दिया है तो लेकिन ये के का मान नहीं है। जब मात्रक आपको क्लियर रहेगा तो आप तब बता पाएंगे कि ये लैम्डा एम का मान है, क्योंकि मात्रक इसका ये होता है, बाकी इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो अब देखिएगा और कुछ वैल्यू इसमें दिए गए हैं कि H प्लस का मान दिया गया है, ये होता है, और यहाँ पर दिया गया है HCOO माइनस का 54.6 होता है। अब अगर हमें निकालना होगा तो हम देखिएगा कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि जब भी हमें निकालना होता है, जैसे CH3COOH का एथेनोइक मेथेनोइक अम्ल है, सॉरी मेथेनोइक अम्ल है, तो यहाँ पर हो जाएगा HCOOH ये हो जाएगा। तो अगर हमें निकालना है इस तरीके से सीमांत मोलर चालकता, तो इनके आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है सीमांत। तो ये क्या हो जाएगा H प्लस प्लस अपडेट लैम्डा इनफाइनाइट MCOO माइनस, डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं, और सॉरी HCOO माइनस होना चाहिए, HCOO माइनस क्या हो जाएगा HCOO माइनस। अब इन दोनों का वैल्यू दिया गया है, इन दोनों का वैल्यू अगर दिया गया है तो हम मान रख सकते हैं। यहाँ से ये मान रख देंगे H प्लस का 349.6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 54.6 हो जाएगा। क्या होगा, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर जो है ये हो जाएगा अपडेट इनफाइनाइट लैम्डा एम का मान। तो वियोजन की मात्रा का जो है हमें निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। अब अल्फा का फार्मूला मतलब वियोजन की मात्रा का फार्मूला क्या होता है, अपडेट लैम्डा एम अपान अपडेट इनफाइनाइट लैम्डा एम। तो अभी हम यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे ये होगा अपडेट इनफाइनाइट लैम्डा एम, मतलब इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पर दिया गया है अपडेट लैम्डा एम का मान, इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ये दोनों जो भी मान लो एक्स वाई जो भी आएगा उसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो अल्फा का मान निकल के आपका आ जाएगा। अब अगले पॉइंट में हमें वियोजन स्थिरांक निकालना है। तो वियोजन स्थिरांक निकालने के लिए फार्मूला हमने आपको बताया है, के बराबर क्या हो जाता है, के बराबर हो जाता है C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा, ये हो जाता है। C का मान यहाँ पर दिया गया है तो ये C का मान उठा के हम यहाँ रख देंगे और अल्फा का मान यहाँ से जो निकलेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे और 1 माइनस अल्फा का मान ट्रांसफर कर देंगे, तो फाइनली हमें के का मान निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से इस सवाल को भी आप हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं और अगले पेज पर आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करेंगे। टॉपिक का नाम क्या होगा? वैद्युत फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी नियम। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम, इसको हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो इन्होंने दो नियम दिए थे, पहले नियम को हम ध्यान से देखते हैं। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम को सबसे देखते हैं। प्रथम नियम सबसे पहले समझते हैं, फिर डेफिनेशन को आप अपने आराम से जो है अपने आप से भी लिख पाएंगे। प्रथम नियम क्या है? इन्होंने क्या कहा था कि मान लो इलेक्ट्रोड है, अब एक पात्र लिए, इसमें इलेक्ट्रोड हम लगा दिए। हमने आपको क्या बताया था कि एक पर क्या होते हैं, कुछ पदार्थ अवक्षेपित होते हैं जिसकी इसकी मोटाई बढ़ जाती है। ऐसे मल्टीपल सेल लेंगे और प्रत्येक पे कुछ ना कुछ पदार्थ जो है अवक्षेपित होगा। तो अवक्षेपित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान यानी इसका जो भार होता है, इसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बताया कि जितने ज्यादा पदार्थ की मात्रा अवक्षेपित होती है इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होती हैं, वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो अगर आप यहाँ से ऐसे देख पाए तो क्या निकल के आता है? W प्रोपोर्शनल Q। Q मतलब आवेश, और Q बराबर हम जानते हैं क्या हो जाता है? Q बराबर हो जाता है IT, मतलब आवेश। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। अगर प्रोपोर्शनल को हटाएं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, Z लगा देते हैं, और IT जो Z है वो क्या हो जाएगा? Z को नाम देते हैं जो है वैद्युत तत्व का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तत्व का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये Z का नाम हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे हम इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं बना के। किसी विद्युत अपघट्य में, ये कोई विद्युत अपघट्य लिया गया है, किसी विद्युत अपघट्य में जो वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी, इसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए इसके डेफिनेशन को हम लिख देते हैं। तो क्या बन जाता है कि किसी वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले, जो इलेक्ट्रोड है इसी पे मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान यानी W उसमें प्रवाहित संपूर्ण आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया था W इज प्रोपोर्शनल टू Q। W Q का मतलब IT होता है और W बराबर ZIT हो जाएगा, जहाँ पर Z क्या है? तत्व का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो बहुत इजीली तरीके से फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी जो प्रथम नियम है आप याद कर सकते हैं। आइए सेकंड नियम पर बढ़ते हैं। आइए इनके सेकंड लॉ को देखते हैं, द्वितीय नियम क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने जो दिया था, सेकंड नियम जो दिया था इन्होंने बताया कि अगर दो, एक दो तीन इसमें कई हमने लिए हैं, दो या दो से अधिक, इन्होंने बताया था कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, समांतर क्रम और सेलों का श्रेणी क्रम, संयोजन, मिक्सअप, ये सब आप देखेंगे। तो इन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक अगर सेल लिए जाए और इनको किस क्रम में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो इनके जो इलेक्ट्रोड होंगे उस पर मुक्त होने वाला जो द्रव्यमान होगा, W1 मान लेते हैं, यहाँ पर मुक्त हुआ, यहाँ पर W2 मुक्त हुआ, इनका जो अनुपात होगा यानी W1 अपान W2, इन्होंने क्या बताया है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले द्रव्यमानों का अनुपात यानी W1 अपान W2 किसके बराबर होगा? इसके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होगा, यानी E1 अपान E2 के बराबर होगा। E1 अपान E2 के बराबर होगा। एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर I1 बराबर I2 का मतलब क्या है? समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए। एक बार रिपीट करते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि यदि दो या दो से अधिक सेलों को किस क्रम में जोड़े? श्रेणी क्रम में हम जोड़े और समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करें, तो इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले द्रव्यमानों का अनुपात W1 अपान W2 किसके बराबर होगा? इनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होगा, E1 अपान E2 के बराबर हो जाएगा।
अभी जो है इसके डेफिनेशन को हम लिख देते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में बेहतर कवरअप कर पाए। देखिए डेफिनेशन को लिखित रूप में कैसे बनेगा। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि यदि दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान विद्युत धारा, जो यहाँ पर हमने मेंशन किया था, समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के द्रव्यमानों का कुल अनुपात, तो ये वाला जो हमने मेंशन किया था, पदार्थों के द्रव्यमानों का कुल अनुपात इनके तुल्यांकी भारों के अनुपातों के योग के बराबर होता है, अर्थात E1/E2 के बराबर होता है। अगर इसको और हम इवेल्युएट करें तो क्या प्राप्त होगा। अगर इस फार्मूले को हम आगे बढ़ाएं तो इसके पहले हमने क्या देखा था कि W बराबर होता है ZIT, तो W बराबर अगर ZIT रख दें इस फार्मूले में Z1IT रख दें जो है, और इसमें क्या रख दें Z2IT, क्योंकि यहाँ पर IT में I1 T1 नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शब्द यूज किया गया है समान विद्युत धारा और समान समय के लिए, तो दोनों में ये बराबर होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा E1/E2, ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम देखें IT इसमें कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बच जाएगा E1/E2 बराबर क्या बचेगा Z1/Z2। तो यहाँ से एक चीज हमको निकल के आ रही है कि E प्रोपोर्शनल Z हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि E1/E2 Z1/Z2 के बराबर है अनुपात के, तो E प्रोपोर्शनल Z निकल के सामने आएगा। और क्या निकल के सामने आएगा, अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा दें E बराबर FZ। एफ मतलब फैराडे नियतांक हो जाएगा। एफ का मान हमने इसके पहले डिस्कस कर चुके थे। एफ का मान क्या होता है 96,487 कूलाम के बराबर होता है। अगर एफ मतलब क्या होता है, एफ का मतलब भी आपको थोड़ा सा यहाँ समझा दें क्योंकि इसके पहले कई बार यूज हो चुका है। तो एफ का मतलब क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये जो है होता है एफ के बराबर। तो ये बराबर हो जाता है अवोगाद्रो संख्या के। अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये हो जाता है। और अवोगाद्रो संख्या का मान हमने आपको बताया 6.022 × 10⁻23 कर दें, और गुणे में ये रख दें 1.6 × 10⁻19 कूलम। इन दोनों को जो है जब कैलकुलेशन करेंगे तो यही वैल्यू हमको प्राप्त होती है 96,487, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसे जो है चाहें तो 1.5x पे या 2x पर भी देख सकते हैं, और इसे हाई क्वालिटी में देखिएगा। रीजन ये है कि हम इसे बहुत कम क्वालिटी में अपलोड कर रहे हैं वीडियो को, तो आपका नेट बहुत कम खर्च होगा। आप प्रॉपर इसको जो है 360 या 480p पे आराम से देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।